गुड मॉर्निंग। भाषा शिक्षण शास्त्र में हिंदी संस्कृत शिक्षक विषय में शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में हम जान रहे थे, जिसमें हम शिक्षण अधिगम सामग्री में हमने दृश्य श्रव्य सामग्री देखा, पुस्तकालय, पत्र पत्रिकाएँ, विश्व ज्ञान कोश, शब्दकोश के बारे में जाना, भाषा प्रयोगशाला के बारे में जाना। अब हम सामुदायिक संसाधन के बारे में जानेंगे। सामुदायिक संसाधन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे कि यह सामुदायिक संसाधन भी अपना शैक्षिक मूल्य होता है या किसी भी विषय के शिक्षण में स्थानीय स्रोतों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। तो वास्तव में अनेक ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें कक्षा में भाषण या व्याख्यानों के माध्यम से छात्रों तक सरलता से नहीं पहुंचाया जा सकता। अतः प्रत्येक विद्यालय को अपने आसपास के समुदाय के सभी साधनों के उपयोग के लिए कार्य करना चाहिए। तो समुदाय जीवन यापन के विभिन्न ढंगों के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने के लिए बालक की प्रयोगशाला है। तो समुदाय में बालक भूगोल, इतिहास, यातायात, संदेशवाहक, शासन तथा जीवन के अन्य पक्षों के संबंध में घोषणाएं विकसित करता है। तो इस प्रकार स्थानीय स्रोतों का उचित ढंग से प्रयोग करने के लिए पर्यटन का विशेष रूप से सहारा लिया जा सकता है। तो पहले केवल पुस्तकीय शिक्षा ही प्रदान की जाती थी, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के प्रयोग ने इस विचारधारा में परिवर्तन ला दिया। पेस्टालॉजी ने ज्ञान प्राप्त करने हेतु क्षेत्रीय कार्य यानी कि फील्ड वर्क को विशेष महत्व दिया। इसी प्रकार से रूसो ने अपने एमिल नाम के बालक को भ्रमण के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना उचित समझते थे। रूसो का मानना था कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रकृति निरीक्षण या भ्रमण करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहीं उत्तम एवं श्रेष्ठ होता है। यह सत्य है कि बालक को घर में अथवा विद्यालय में पुस्तकों अथवा व्याख्यानों द्वारा इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती जितनी कि उसे भ्रमण द्वारा प्रदान की जा सकती है। तो कक्षा में बालकों को अनेक ऐसे विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है जिनको मूल रूप से देखे बिना भलीभांति समझा नहीं जा सकता। अर्थात बालक जब तक किसी तत्व को आंखों से देख नहीं लेते तब तक उनके विचार पुष्ट नहीं होते। इसी प्रकार विभिन्न विषयों के शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए स्थानीय स्रोतों का उपयोग विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। अतः विद्यालय में भी अध्यापक का यह कर्तव्य होता है कि उसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय समय पर भ्रमण अथवा पर्यटन योजनाएं बनाने का प्रबंध करना चाहिए। और पर्यटन को सफल बनाने के लिए अध्यापक को कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि पर्यटन के स्थान का चुनाव उसके विषय के अनुसार हो, पर्यटन की तैयारी करनी चाहिए, पर्यटन के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, पर्यटन के लिए संगठन होना चाहिए, पर्यटन का मूल्यांकन करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें ये पता चला है कि सामुदायिक संसाधन यानी कि समुदाय में रहकर जो संसाधन होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, ऐतिहासिक प्राकृतिक संसाधन में जैसे कि फल, फूल, पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और ऐतिहासिक स्थान के बारे में जैसे कि आपके आसपास कोई किले या ऐसा हो तो उन्हें शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर उन्हें ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाकर उनके ज्ञान में वृद्धि करना। और अब इसी तरीके से सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं भी होती है जिसमें आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत, जिला न्यायालय इस तरीके की जब स्थान होते हैं तो उनको वहाँ ले जाकर उन्हें उनके बारे में उनके कार्यों के बारे में उन्हें अवगत कराना चाहिए। तो इस तरीके से उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। अब हम समुदाय में उपलब्ध संसाधन के बारे में विस्तार से जानेंगे। फर्स्ट है ऐतिहासिक स्थान। तो विद्यालय के या महाविद्यालय के आसपास किसी स्थान पर यदि कोई ऐतिहासिक भवन हो तो उसे छात्रों को अवश्य दिखाना चाहिए। तो ये हिस्टोरिकल प्लेस बालक के सीखने में अधिक रुचि भी लेते हैं और उन्हें सूक्ष्म बातों को सरलता से सीख भी सकेंगे। तो ऐसे स्थानीय ऐतिहासिक स्थानों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के ऐतिहासिक स्थानों को भी दिखाने के लिए भ्रमणों या शैक्षिक यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार छात्रों के मस्तिष्क में अर्जित ज्ञान स्थायी होगा। उन्हें जो आंखों द्वारा जो चीज़ें दिखाई देगी उससे उनका नॉलेज, उनका ज्ञान में अच्छी वृद्धि होगी। अब है सेकंड प्रशासकीय संस्थाएं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस।
प्रशासकीय संस्थाओं में के अंतर्गत वे संस्थाएं और विभाग आते हैं जिनके द्वारा स्थानीय प्रशासन संबंधी कार्य किए जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, जिला न्यायालय एवं स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं आदि। तो इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली की प्रायोगिक जानकारी के लिए छात्रों को वहाँ ले जाया जा सकता है, जिससे छात्र निरीक्षण एवं अवलोकन के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरीके से उनका राजनीति के प्रति कि प्रशासन के प्रति कि किस तरीके से उनमें कार्य होते हैं, किस तरीके की संस्थाएं होती है, कैसे चलती है, ये किससे केंद्रित होती है, इस तरीके से उनका सामाजिक विकास के साथ साथ राजनीतिक विकास, आर्थिक मनोवैज्ञानिक विकास में भी बढ़ोतरी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय भौगोलिक वातावरण, लोकल जोग्राफिकल इन्वायरमेंट। तो प्रत्येक समाज व के भौगोलिक वातावरण से अवश्य प्रभावित होता है। तो इसके अंतर्गत छात्रों का ज्ञान प्रभावित कराया जाता है कि विद्यालय की स्थिति का भौगोलिक परिवेश कैसा है, उस परिवेश में लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, भौगोलिक परिवेश का जनजीवन के रहन सहन के स्तर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरीके से उसके आसपास का एरिया एनवायरनमेंट कैसा है वो बच्चों को प्रभावित करता है, यानी कि छात्र का सामाजिक विकास किस तरीके से होता है यह वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चलने से लगता है। अब है प्राकृतिक संसाधन। अब आपके सामने ऐतिहासिक स्थान की इमेज दिखाई गई है। जैसे कि आपको दिख रहा है ये रेलवे स्टेशन है कि रेलवे स्टेशन किस तरीके का होता है, यहाँ ट्रेनें कैसे जाती है, उसके आसपास किस तरीके के स्थान हैं, क्या क्या बने हुए हैं। अब स्थानीय संस्थाओं में आपको प्रशासकीय संस्थाओं में जैसे बैंक, डाकघर, बस स्टैंड की इमेज दिखाई गई है। अब है प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज। आपको जैसे कि आप जानते हैं कि स्थानीय नदियों, झीलों, पर्वतों तथा प्राकृतिक संपदा आदि के विषय में जानकारी के लिए शैक्षिक यात्राएं आयोजित की जाती है। छात्र कक्षा में पेड़ पौधों के चित्र देखकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें उन्हें बोरियत महसूस होती है, परंतु वही छात्र जब प्राकृतिक वातावरण में जाकर फल, फूल, पेड़ तथा पौधे आदि से संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उनके शिक्षण में इंटरेस्ट डेवलप होता है, रोचकता आ जाती है और वास्तविक ज्ञान छात्रों तक सरलता से पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट है सार्वजनिक शिक्षा संस्थाएं, पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशंस। समाज सेवा में निरंतर कार्यरत पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, बैंक, टेलीग्राफ ऑफिस, जल एवं विद्युत विभाग तथा रेड क्रॉस आदि संस्थाओं के कार्य संचालन का प्रत्यक्ष ज्ञान छात्रों को कराया जा सकता है। तो इसके लिए अध्यापकों द्वारा शैक्षिक यात्राओं का आयोजन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है संग्रहालय या म्यूजियम। संग्रहालय को पुराने एवं नए संसार को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। तो संग्रहालय में अतीत एवं वर्तमान की प्रत्यक्ष झलक देखने को मिल सकती है। तो संग्रहालय के माध्यम से बालकों को समाज के परिवर्तित स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता है। तो इसके लिए आपने उदाहरण के तौर पर जैसे आप हल्दी घाटी जाएंगे तो हल्दी घाटी का म्यूजियम देखेंगे, तो उस हल्दी घाटी के म्यूजियम में हमें हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उस यानी कि प्राचीन और वर्तमान यानी कि अतीत और वर्तमान की प्रत्यक्ष झलक हमको देखने को मिलती है कि अतीत में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, उसका पूरा ब्यौरा, उसका पूरा विवरण उस म्यूजियम में दिखाया जाता है। तो इस तरीके से संग्रहालय भी छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुत अति आवश्यक होता है। अब नेक्स्ट है चिड़ियाघर यानी कि जू। विद्यालय के आसपास के समुदाय में स्थित चिड़ियाघर में छात्रों को अवश्य ले जाना चाहिए। इससे बालक द्वारा जीव जंतु तथा पशु पक्षी आदि के बारे में
विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे छात्रों के हृदय में पशु पक्षी तथा जीव जंतुओं के प्रति प्यार एवं सहानुभूति की भावना को भी विकसित किया जा सकता है और उन बालकों में रुचि भी विकसित होती है कि जीव जंतुओं के प्रति, कि किस तरीके के जीव जंतु होते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो क्या क्या करते हैं। तो इस तरीके से उनके अंदर प्यार और सहानुभूति की भावना का भी डेवलपमेंट होता है। अब है विभिन्न प्रकार के औद्योगिक केंद्र, वेरियस इंडस्ट्रियल सेंटर्स। प्रत्येक समुदाय का अपना कोई विशेष स्थानीय उद्योग एवं कला कौशल केंद्र होता है। शिक्षक द्वारा छात्रों को स्थानीयकरण का व्यावहारिक ज्ञान कराने की चेष्टा करनी चाहिए। अतः छात्रों को स्थानीय समाज के कुटीर उद्योगों तथा अन्य बड़े बड़े औद्योगिक केंद्रों का निरीक्षण करवाने के लिए विभिन्न यात्राओं का आयोजन करना चाहिए। इस तरीके से अगर छात्र किसी कुटीर उद्योगों में जाएंगे, एक समाज का कोई कुटीर उद्योग चल रहा है, जैसे कि कोई अगरबत्ती बनाना है या कुछ पापड़ बनाना है, तो बॉयज़ और गर्ल्स वहाँ जाकर उनकी विधि के बारे में जानेंगे, वो कैसे किस तरीके से उन्हें बनाते हैं, उन्हें कैसे सुखाते हैं, उन्हें कैसे पैकिंग करते हैं। इस तरीके के सारा ज्ञान छात्रों को मिलता हो और वो आँखों देखा, जो वो छात्र आँखों से जो चीज़ें देखेंगे वो उन्हें जल्दी से ग्रहण करेंगे और जो ज्ञान उन्हें कक्षा में प्राप्त नहीं होगा पढ़कर या सुनकर, वो ज्ञान उन्हें आँखों से देख के जल्दी ज्ञान प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। ये संस्थाएं सामाजिक ढांचे के निर्माण में सहायक होती है। छात्रों को इन संस्थाओं का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने हेतु समुदाय में ले जाना चाहिए। वहाँ पर सामुदायिक केंद्रों में प्रचलित पद्धतियों के विषय में सरलता से छात्रों का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। सामुदायिक केंद्रों के अंतर्गत परिवार, विवाह, रीति रिवाज एवं परंपराएं आदि आते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सामुदायिक संसाधन के बारे में जाना। थैंक यू।